नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम कुछ राजनीतिक विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे और उनमें महत्वपूर्ण जो विचारधारा है वो है एक उदारवाद। अब यूँ हम सोचें तो राजनीतिक विचारधारा का राज्य के स्वरूप और कार्य क्षेत्र से गहरा नाता है, गहरा संबंध है। उनका संबंध लोगों के रहन सहन के ढंग से भी है। प्राय हम अनेक घटनाओं पर अपना मत और निर्णय देते हैं, वे हमारी विचारधारा को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, चीन में जब छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की घटना हुई तो उसके संबंध में उदारवादियों ने एक बात कही और मार्क्सवादियों ने दूसरी बात कही। किसी भी उद्योग धंधे को जब सरकार अपने हाथ में लेती है तो उसके विषय में समाजवादी एक बात कहते हैं और उदारवादी उसके विषय में दूसरी अपनी दलील पेश करते हैं। तो ऐसे में हम विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे और उसमें लिबरलिज्म, उदारवाद पर बात करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी अर्थ परिभाषा को जानेंगे और कैसे उदारवाद का उदय हुआ, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, उदारवाद के विभिन्न रूप क्या हैं और आलोचनात्मक मूल्यांकन। उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। और शुरू में इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया, किंतु बाद में इसने राजनीति में समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए बहुलवाद को भी अपना लिया। शुरू में इसने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को सामान्य हित का उपयुक्त साधन मानते हुए और राज्य के लिए लेजेस फेयर यानी अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, किंतु बाद में इसने बाजार व्यवस्था को सामान्य हित के अनुरूप नियमित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपनाया, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत अपनाया। तो इस तरह से हम देखें तो उदारवाद कोई बंदी बंधाई विचार प्रणाली नहीं है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, बौद्धिक आंदोलन है और बदलती हुई परिस्थितियों में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने नए नए विचारों को अपनाता चला गया। यदि इसको सामान्य रूप में समझें तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को यथासंभव अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करके सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहता है। शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर यदि देखें तो उदारवाद जो है वो आंग्ल भाषा के, अंग्रेजी के लिबरलिज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुआ है और उस लिबर शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता या आज़ादी। तो कहने का मतलब इस अर्थ में उदारवाद को हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरण जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी मान मर्यादा की रक्षा करे। हम उसकी परिभाषाओं को यदि देखें तो अलग अलग विचारकों ने उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। उसमें एक विचारक है एडवर्ड स्मिथ,
वो लिखते हैं कि उदारवाद एक तरह से अनुदारवाद और उग्रवाद के बीच का मार्ग है। उदारवादी न तो पुरानी संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं, न ही सामाजिक आर्थिक जीवन में किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते हैं। वे व्यक्ति के स्वतंत्र और भरपूर विकास में विश्वास रखते हैं और उन कानूनों, प्रथाओं, विश्वासों का खात्मा चाहते हैं जो मानवीय विकास में बाधक हैं। तो एडवर्ड स्मिथ तो ये कहते हैं कि ये अनुदारवाद और उग्रवाद के बीच का मार्ग है। एक और विचारक हैं हाबाउस, उनका एक है उदारवाद, लिबरलिज्म ही है। उसमें वो लिखते हैं कि उदारवाद एक सजीव व्यक्ति को, हाबाउस कहते हैं कि उदारवाद की मान्यता यह है कि व्यक्ति एक यंत्र न होकर सजीव आत्मा है और एक सजीव व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता का वातावरण चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति कोई जड़ पदार्थ या कलपुर्जा नहीं है कि जिसे जैसा चाहे वैसे फिट कर दिया। वह अच्छे बुरे में अंतर कर सकता है, इसलिए राज्य या समाज जबरदस्ती उसे अपने आज्ञाओं का पालन नहीं करवा सकते। इसी प्रकार जी सार्टोरी एक विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि उदारवाद की सीधी सादी परिभाषा ये हो सकती है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य के सिद्धांतों और उनके कार्य व्यवहार पर बल देता है। अब इस परिभाषा में संवैधानिक राज्य का अर्थ संविधानवाद हो सकता है और संविधानवाद राज्य की स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है। लोकतांत्रिक परंपराएं, स्वतंत्र न्यायपालिका, सुसंगठित राजनीतिक दल, प्रबुद्ध जनमत संविधानवाद के लिए आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो कहने का मतलब है कि उदारवाद कोई बंदी बाधाई विचारधारा नहीं है। इसी प्रकार एक और विचारक हैं W.M. मैकबर्न, उसके शब्दों में हम उद्धृत कर सकते हैं शब्दों को कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का यौगिक है। इनमें से एक है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। तो ये परिभाषाएं हैं जिसमें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने भी इसी प्रकार के विचार रखे हैं कि शासन की एक पद्धति और नीति के रूप में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध विचार है। ये समाज के संगठन का एक सिद्धांत है तथा व्यक्ति समाज की एक जीवन शैली है। मतलब जो विचारधारा व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहती है और स्वतंत्रता प्रदान करके उसके सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहती है, जो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानती है, तो ये उदारवाद की कुछ अर्थ परिभाषा के बारे में विचार हैं। अब हम जानें कि परिस्थिति
पुनर्जागरण के पैदा हुआ, जिससे इसमें एक नया दृष्टिकोण सामने आया और उदारवाद के विकास में इसने योगदान दिया। एक है गौरवमयी क्रांति और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। हम जानते हैं कि 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसे रक्तहीन क्रांति या गौरवमयी क्रांति कहा जाता है। उसमें इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स द्वितीय, वो डरकर इंग्लैंड से गया और जेम्स के निरंकुश शासन का खात्मा हो गया। और इस क्रांति ने सिद्ध कर दिया है कि राजा को गद्दी पर बैठाने और उतारने का जो अधिकार है वो जनता के पास है। राजा के दैवी अधिकारों का जो सिद्धांत था, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, उसका अंत हो गया। अर्थात ये मान्यता समाप्त होगी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और इस कारण उसकी आज्ञा सर्वथाई मान्य है। दूसरी क्रांति हुई फ्रांस की राज क्रांति 1789 में, 1789। इस क्रांति के 3 प्रमुख आदर्श या नारे थे: स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन दोनों क्रांतियों से लोकतंत्र की धारणा को बल मिला और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिवाद और उदारवाद का उदय हुआ। एक है ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट। 18वीं शताब्दी के दौरान संपूर्ण पश्चिमी जगत में एक बौद्धिक क्रांति हुई, जिसने अपने युग के विचारों और दृष्टिकोण को बहुत गहरे से उसमें परिवर्तन लाया। कुछ विचारकों के नाम लेना चाहेंगे, जिसमें फ्रांस के वोल्टेयर, रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू। इसी प्रकार ब्रिटेन में लॉक, ह्यूम, एडम स्मिथ। जर्मनी में गेटे, लेसिंग, कांट। इटली में विको, बेकेरिया। इसी तरह से अमेरिका में जेफरसन, फ्रैंकलिन, टॉमस पेन ने इस विचार को बढ़ावा दिया है कि मनुष्य की तर्क बुद्धि या विवेक जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने का सर्वोत्तम साधन है। और इन सब विचारकों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को नियमित करने वाले सर्वव्यापक जो सिद्धांत होते हैं उनका पता लगाने की उन्होंने कोशिश की, और ये दृष्टिकोण जो था ये उदारवाद का आदर्श बन गया। राजनीति के प्रति ज्ञानोदय से प्रेरित दृष्टिकोण का सार यह था कि संपूर्ण जो सामाजिक बुराई है उसका मुख्य कारण है पूर्वाग्रह, असहिष्णुता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता। यदि मनुष्य अपने प्रचलित पूर्वाग्रह पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सत्य का खोज करे, सत्य की अन्वेषण करे, सुख शांति की तलाश और सामाजिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करे, तो उसे राजनीतिक सूझबूझ प्राप्त होगी और वो सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। तो ज्ञानोदय का भी बड़ा रोल रहा है उदारवाद के उदय में।
इसी तरह से वैज्ञानिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति हुई। वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यह अनुभव हुआ कि संपूर्ण विश्व एक यंत्र की तरह सर्वव्यापक, स्वचालित, निर्विकार नियमों से संचालित है। अतः सत्य का पता लगाने के लिए साइंटिफिक मेथड को प्रोत्साहित करना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। और औद्योगिक जो क्रांति है 1750 से लेकर 1850 तक इंग्लैंड में नए आविष्कारों के कारण उद्योग धंधों में खूब उन्नति प्रगति हुई। बड़े बड़े कारखाने, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और यूरोप के अन्य देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। और उन दिनों कुछ ऐसे विचारक सामने आए जिन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। मजदूरी की दर, उत्पादन की मात्रा, मजदूरों के कार्य करने के जो घंटे हैं, आयात निर्यात एक ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होती हैं। एडम स्मिथ और माल्थस नाम के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होने पर उत्पादन के साधनों का लाभ उतना नहीं हो पाता जितना राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में हो पाता है। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह आर्थिक क्रियाओं को उनके हाल पर छोड़ दें। दूसरे में शब्दों में यदि हम कहें, सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक जगत में हस्तक्षेप की नीति का प्रचार किया गया। इस प्रकार इस उपयुक्त जो विवरण हमने प्रस्तुत किया है उससे ये स्पष्ट है कि यूरोप में 15वीं शताब्दी के बाद का जो युग था वो वैज्ञानिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता का युग था। और ये परिस्थितियाँ उदारवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। आगे हम उदारवाद के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे और उदारवाद के विभिन्न जो रूप हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।